नाज़रीन, ईरान तेजी से अगले मरहले की तैयारी कर रहा है, जो जंग का अगला मरहला होना है, और इसराइल और उसकी लॉबी और जो उसकी वेस्टर्न सपोर्टर पावर्स हैं वो तेजी के साथ ईरान के खिलाफ नए जवाब क्रिएट कर रही हैं, नए इल्जामात लगा रही हैं ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए। अभी यूरोप की जो 3 बड़ी ताकतें हैं उन्होंने ईरान के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी की है। हालांकि इन्होंने जो इजरायली हमला है जिसने पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाला है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी ये एक इवेंट हुआ तो यहां पर है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज पूरी दुनिया के लिए हैं, वो आने वाले महीनों और सालों के अंदर जब वो वाज़ेह हो जाएंगे, तो उसको कंडेम नहीं किया, लेकिन ईरान को कंडेम भी किया जा रहा है और ईरान के खिलाफ हार्श इकदाम उठाने की धमकियां भी लगाई जा रही हैं। और IAEA जो है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का इदारा है, एक आलमी इदारा है, और उसको इसी तरह से बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये एक इसराइल की कठपुतली के तौर पर साबित हो रहा है और मुसलसल एक खतरनाक बयानिया ईरान के खिलाफ बना रहा है। इससे पहले भी जो ईरान पर हमला हुआ वो इसी इदारे की एक रेजोल्यूशन को बुनियाद बनाकर, उसको जवाब बनाकर हमला किया गया, हालांकि उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसी तरह का बयानिया IAEA रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुबह शाम जो है वो बना रहा है। इसके चीफ ने एक दफा फिर कहा है कि ईरान बस आजकल में न्यूक्लियर बम बना रहा है, फलां कर रहा है, यूरेनियम इनरिच कर रहा है, तो वो एक जवाब जो है वो इजराइल के लिए बनाया जा रहा है। और ईरान ने कहा है कि हमें ना ही कोई ट्रस्ट है ट्रंप के ऊपर, ना ही किसी सीजफायर के ऊपर, और ना ही IAEA के ऊपर, और ना ही किसी दूसरी गारंटी के ऊपर, और हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं और अपने होमलैंड को दिफा करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और इजरायली मीडिया ने नाज़रीन रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि कितना शदीद नुकसान इसराइल को पहुंचा है ईरानी हमलों के नतीजे में। उन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ इजरायली डिस्प्लेस हो चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ इजरायली डिस्प्लेस हुए हैं, और जो साइकोलॉजिकल केसेस हैं उसमें इजाफा हुआ है। ईरान हमले के बाद जो है, ईरान जंग के बाद इजराइल के अंदर जो साइकोलॉजिकल केसेस हैं हजारों की तादाद के अंदर, वो मजीद जब रिपोर्ट हुए, और गजा से बड़े दिल दहला देने वाले वाकयात इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। नाज़रीन, डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस के जो टेंट्स हैं उनके ऊपर इजराइल ने बरह रास्त बमबारी की है कुछ देर पहले, और पूरी की पूरी फैमिलीज, एक नहीं कई एक फैमिलीज, और पूरी की पूरी फैमिलीज वो उसके अंदर शहीद हो गई हैं। ये एक अनडिस्क्राइबेबल पेन है, ये एक ऐसा दुख और तकलीफ और दर्द है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। और जो मुजरमाना खामोशी यहां पर दिखाई गई है खुद इस रीजन के ममालिक की जानिब से, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि अगर यहां से स्टांस लिया जाता तो फिर इस तरह से इजराइल की ये हिम्मत ना होती। तो ये जो खामोशी दिखाई गई ये मुजरमाना खामोशी है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और ये तारीख में किस तरह से जवाबदेह होंगे। नॉर्वे ने बड़ा इकदाम उठाया है, एक प्रैक्टिकल इकदाम उठाते हुए नॉर्वे ने इजरायली कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट्स, कारोबार, ये सारा जो है वो बैन करने का, खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन, जो आयरलैंड है वो यूरोप का पहला मुल्क बन गया है जिसने एज अ कंट्री इजराइल से इंपोर्ट करने से, यानी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने से जब इनकार कर दिया है, बाकायदा कानून पास कर लिया है। ये आयरलैंड यूरोप का पहला मुल्क बन गया है। इसी दरमियान बहुत सारे प्रोटेस्ट भी वर्ल्ड वाइड जब जारी हैं। अच्छा, नेटो क्या कर रहा है नाज़रीन? नेटो जो है उसने एक बड़ी अनयूजुअल एक्सरसाइजेज अचानक शुरू कर दी हैं। जर्मनी में अचानक जो है ना उसने एक ऐसी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं जो एक बार फिर बता रहा है कि रशिया के साथ जंग की तैयारी यहां पर मुसलसल हो रही है। नाज़रीन, नेटो के ट्रूप्स वहां पर उतरे हैं जर्मनी में, और उन्होंने एक्सरसाइजेज शुरू की हैं कि कैसे रिवर्स को जो है ना अबूर करना है, कैसे वहां पर टेम्परेरी ब्रिजेस बनाने हैं, कैसे वहां पर लॉजिस्टिक जो सप्लाई है उसको मेंटेन रखना है। तो ये सारा वही पैटर्न है जिसमें यानी जंग में यही कुछ होता है ना भाई, आपके ब्रिजेस तबाह हो जाते हैं तो आप उसको कैसे लॉजिस्टिकल सप्लाई को मेंटेन करेंगे। तो बड़ी अनयूजुअल एक्सरसाइजेज हैं जो जर्मनी के अंदर जब देखें, जर्मनी ही से जो सारी लॉजिस्टिक्स है वो मेंटेन होनी है। सबसे बड़ी बेस जर्मनी के अंदर है नेटो की। तो और फिर वैसे भी यूक्रेन तक जो सारी सप्लाई जा रही है वो भी जर्मनी ही से सारी मेंटेन हो रही है। तो जर्मनी के अंदर ये एक्सरसाइजेज होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो इस वक्त पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं ट्रंप को, और ट्रंप की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अभी ट्रंप ने धमकी लगाई है कि अगर ये मेयर मुंतखब हो गए तो मैं जो है वो न्यूयॉर्क की फंडिंग ही कट कर दूंगा।
ये जनाब ट्रंप साहब ने धमकी लगाई है। ये अमेरिका के अंदर की इस वक्त की सूरत हाल है। और ट्रंप साहब कह रहे हैं जी मैंने ईरान इसराइल की जंग रुकवा दी, मैंने फलानी जंग रुकवा दी, मैंने रवांडा और वो कॉन्गो की जंग रुकवा दी। 24 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर हैं कॉन्गो के अंदर, ठीक है। और ईरान और जो इसराइल की जंग ट्रंप साहब ने रुकवाई है, बाइडन ने तो ये जंग शुरू ही नहीं होने दी। बाइडन ने कितना कुछ किया इसराइल के लिए और गजा में जो सपोर्ट उसने की, उसने ये जंग शुरू ही नहीं होने दी। और ये जंग फिर शुरू ट्रंप ने करवाई ना, तो अब उसका क्रेडिट ले रहा है कि जनाब मैंने ये जंग जो है वो रुकवाई है। तो बहरहाल वो हकीकत दुनिया के सामने है। वो ट्रंप अपनी दुनिया में रहता है और बस अपने हिसाब से बयान जारी करता रहता है। अब आप देखें कि अमेरिका के अंदर ये कब हुआ है कि अमेरिकी सदर कह रहा है कि न्यूयॉर्क के लिए मैं फंडिंग जो है, जो फेडरल फंडिंग है वो मैं कट कर दूंगा। ये अमेरिका के अंदर लड़ाई की इस वक्त ये सूरत हाल है। तो ये भी तमाम हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान से अगर आगाज करें तो पहली बड़ी डेवलपमेंट ये है कि फ्रांस ने ये एडमिट कर लिया नाज़रीन कि उसने भी इसराइल के एयर डिफेंस के अंदर हिस्सा लिया है। जो ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स आ रहे थे उसको गिराने में फ्रांस ने एडमिट कर लिया कि उसने हिस्सा लिया है। अब आप मुझे जरा बताइए कि ईरान ने कितनी बड़ी जंग यहां पर लड़ी है। यानी इधर सिर्फ ईरान था और उधर पूरा वेस्ट था जो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त रूल कर रहा है, हुकूमत कर रहा है। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, ये दुनिया की 4 बड़ी ताकतें हैं। और ये सारी जो है, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी ताकतें हैं दुनिया की। ये सारी की सारी ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को रोक रही थी, फिर भी नहीं रुक सके, ठीक है ना, फिर भी नहीं रुक सके। और फ्रांस का ये एडमिट करना ये बहुत बड़ी बात है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के ऊपर कितना मुश्किल वक्त आया था। ये वेस्ट की सारी ताकतें किस तरह से ईरान को, यानी इधर से इजराइल बॉम्बिंग कर रहा था ईरान को और ईरान के हमलों को वो रोक रहे थे, तो वो पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहे थे ईरान को तबाह करने के लिए, यहां पर खाना जंगी छेड़ने के लिए। तो हर रोज ये नई रिपोर्ट में इंकशाफ हो रहा है कि ईरान ने कितनी बड़ी जंग लड़ी है, कितनी बड़ी फतह हासिल की है और क्यों इनकी फिर दौड़ें लगी हैं। जब इस सारी लेयर्स के बावजूद जब ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स पेनिट्रेट कर गए तो फिर इनकी किस तरह से दौड़ें लगी हैं सीज फायर के लिए। तो बहुत बड़ी विक्ट्री है जो ईरान ने यहां पर हासिल की है और उसके जो असरात हैं और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो दिन ब दिन जो वो मजीद सामने आती जा रही है। मैंने आपको बताया था ना कि ईरान की फतह का सूरज तलू हुआ है, गुजरते दिन के साथ उसकी जो रोशनी है वो मजीद आपको नजर आएगी। और मैक्रोन ने यह कहा है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भी निगोशिएशंस का हिस्सा होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि निगोशिएशंस कौन से, दूसरी बात यह है कि यानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को वो कह रहा है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, ये आगे ना बढ़ा सकें, ये मजीद प्रोड्यूस ना कर सकें, इसको रोल बैक किया जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि वेस्ट ईरानी मिसाइल से खौफजदा है। उन्होंने ये देख लिया है कि ईरानी मिसाइल्स को वो नहीं रोक सकते। अब वो कह रहे हैं जनाब इसको निगोशिएशंस का हिस्सा बनाया जाए, यानी निगोशिएशंस तो होने हैं ना सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि नहीं मिसाइल प्रोग्राम पर भी निगोशिएशंस होने चाहिए। और वो निगोशिएशन होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि वो ईरानी मिसाइल से जो वो काफी खौफजदा हैं। 3 जो यूरोपियन पावर्स हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है और जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सेज वी कंडेम ईरान थ्रेट्स अगेंस्ट द हेड ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सरबराह के खिलाफ ईरान जो थ्रेट्स दे रहा है वो पता नहीं कौन से थ्रेट्स है जो ईरान दे रहा है। ईरान तो ये डिमांड कर रहा है कि इसने कंडेम नहीं किया, इसने इजरायली हमले को, हमारी पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो हुआ अटैक उसको कंडेम नहीं किया। हालांकि ये पूरी दुनिया में इस तरह इसको अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां से रेडिएशन निकल सकती हैं, तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन IAEA के सरबराह ने कंडेम भी नहीं किया और उसके ऊपर यह भी इल्जाम है कि उसने ईरानी जो साइंटिस्ट हैं उसकी इंफॉर्मेशन इजराइल तक दी है। तो थ्रेट्स क्या दे रहा है ईरान, लेकिन इनका कंडेम करना, इस बात को उन्होंने कंडेम नहीं किया जो इजराइल ने किया है। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो समझ से बालातर हैं, उसकी बुनियाद सिर्फ एक ही है, वो इस बुनियाद पर दी जाती है कि हम सबसे बड़ी ताकत है, हमारा इक्तदार है और जो भी इस इक्तदार को चैलेंज करने की कोशिश करेगा उससे हम सरेंडर डिमांड करेंगे और अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो उसके ऊपर हम हमला करेंगे। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस बुनियाद के ऊपर दी जाती हैं कि हमारे इक्तदार को कोई चैलेंज है वो नहीं कर सकता है। तो या तो फिर यह है कि सारी दुनिया जब इनके कदमों में बैठ जाए, इनके सामने सरेंडर कर दे, तो बहरहाल ये तो हो नहीं सकता है, कोई करे ना करे, ईरान कम से कम ये नहीं कर सकता। अच्छा, अब आप जरा देखिए फ्रांस के अंदर क्या सूरत हाल है। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर फेसेस नो कॉन्फिडेंस वोट,
ये कल मैरी लिपेन ने कहा था कि अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाओ, आज वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर आ गई है। तो फ्रांस, बर्तानिया, बाकी कंट्रीज वहां पर फार राइट जब हुआ, तो फ्रांस जो है उसके अंदर ये एक नया सियासी बहरान जो है वो सामने आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई है, तो फिर दोबारा इलेक्शंस वहां पर हो सकते हैं। तो ये जितना ये इजराइल के पीछे लगेंगे उतना ये ऑलरेडी अपना नुकसान कर चुके हैं और मजीद करेंगे। अच्छा, और ईरान के खिलाफ ये जब तक इस तरह की बैड फेथ के साथ और इस तरह के इल्यूजन्स के साथ पॉलिसी को परसू करेंगे कि वो ईरान से सरेंडर करवा लेंगे, तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दो बातें ईरान की जानिब से मजीद सामने आई है। एक तो वो कह रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर उनको किसी किस्म का एतबार नहीं है और वो हर टाइम अलर्ट बैठे हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये एज अ ट्रीटी जो है ये पूरी दुनिया में अपनी अहमियत खो चुका है। अब कोई जो है वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला है। और इजराइल ने जो हमला ईरान के ऊपर किया है उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि दुनिया एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही थी, तो वो एनपीटी एज एन एग्रीमेंट सारी दुनिया के हवाले से वो बेमानी हो गया है। और आईएईए जो रेगुलेट कर रहा था आर्म्स कंट्रोल को और मॉनिटरिंग कर रहा था, उसकी भी अभी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। बल्कि देखें, अगर ईरानी साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन आईएईए का सरबराह दे सकता है तो बाकी दुनिया फिर इसके सरबराह को और इस इदारे को किस तरह से देखेगी। देखें, यूनाइटेड नेशन की तो ऑलरेडी कोई वैल्यू नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल की क्या वैल्यू है, आलमी अदालत की क्या वैल्यू है। तो ये न्यूक्लियर का ये इदारा यही सबसे बेहतरीन काम कर रहा था एक तरह से, इसको एक्सेस भी दी जाती थी, दुनिया इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चल भी रही थी कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। लेकिन अब क्या इसकी वैल्यू बची है? तो ये इजराइल ने अपने घमंड में और ट्रंप ने अपनी चालाकी में असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान किया है कि एक आर्म्स कंट्रोल की जो अंडरस्टैंडिंग थी, खासकर न्यूक्लियर कंट्रोल की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो यहां पर डैमेज हुई है। और रशिया ने इस बात को इंडोर्स किया है, ईरान की इस बात को देखिए, ये जो न्यूक्लियर कंट्रोल एग्रीमेंट है इसमें रशिया की इनपुट शामिल है ना, तो रशिया ईरान के मौकफ को इंडोर्स कर रहा है कि एनपीटी की अब कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है। द अटैक ऑन आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेल्ट अ सीरियस ब्लो टू द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ये पूरा जो ट्रीटी है ये अपनी अहमियत खो गया है। द रिपीटेड चेंजेस इन वाशिंगटन पोजिशंस which have become a fixed pattern in its behavior cannot be trusted। कि रोजाना वाशिंगटन की पोजीशन बदल रही है, तो हम किसी सूरत जब एतबार नहीं कर सकते और हम बस पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और अपने होमलैंड का जो है वो दिफा करेंगे। इजरायली मीडिया ने बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज शाया कर दी है। रोजाना की बुनियाद पर इजरायली मीडिया से नई रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल उन्होंने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाया की सेंसरशिप के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो नुकसान हमारे सामने आया है वो सिर्फ 10% है, बाकी असल नुकसान तो हमारे सामने अभी आया ही नहीं है। बहुत ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्शन हुई है। आज उन्होंने एक नई रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने ज्यादा वहां पर डिस्प्लेस हुए हैं, क्या डिस्ट्रक्शन वहां पर आई है, किस तरह से साइकोलॉजिकल केसेस वहां पर बढ़े हैं। 3,345 इंजर्ड, 1000 डिस्प्लेस्ड इन इजराइल आफ्टर वॉर ऑन ईरान। 3,345 इंजरीज आज की रिपोर्ट में उन्होंने मान ली हैं। ह्यूज नंबर्स, ये इजरायली सेटलर्स की इस सारी जंग के अंदर, ये सेटलर्स की बात हो रही है, ये इस सारी जंग, इसलिए तो वो दौड़े हैं इजराइल को छोड़कर, और इसलिए तो इजराइल ने कहा, उस गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बाहर नहीं जा सकता इजराइल को छोड़कर, हमसे पूछ कर जाना पड़ेगा दुनिया में ऐसा कब होता है। तो इनको यह खतरा पड़ गया था कि इजराइल कहीं खाली ना हो जाए। इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज ये आज की रिपोर्ट में मान रहे हैं और इससे ज्यादा भी हो सकती है। 3,345 इंजरीज हुई हैं। द आफ्टरमैथ ऑफ ईरान रिस्पॉन्स टू इजरायली एग्रेशन रिवील्स हैवी कैजुअलिटीज, साइकोलॉजिकल टोल एंड लार्ज स्केल इवैक्यूएशन अक्रॉस ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। पूरे इस ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन एरिया के अंदर इवैक्यूएशंस बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हुए और सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। और मिनिस्ट्री ने बताया है कि नोटिसेबल राइज इन ट्रॉमा रिलेटेड मेंटल हेल्थ केसेस, ट्रॉमा से रिलेटेड जो है वो मेंटल हेल्थ केसेस सामने आ रहे हैं। सर्ज इन बोथ न्यू एंड रिटर्निंग पेशेंट्स, जो पुराने पेशेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं दोबारा इलाज के लिए, और नए जो केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। सीकिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट अमिड द एस्केलेशन। और फिर उन्होंने कहा कि डाटा के मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ द डैमेज
रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट हिट्स टू द बिल्डिंग्स। अब उन्होंने बताया है कि कितनी बिल्डिंग्स और क्या क्या नुकसान हुआ है आज एक ताजा रिपोर्ट में। आप जरा अंदाजा कर लें, देखें ये कोई मामूली बात नहीं है कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया, दुनिया की 5 बड़ी ताकतें जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर को चला रही हैं, वो एक तरफ खड़ी हैं। उनकी सारी टेक्नोलॉजी, उनकी सारे एयर डिफेंस, जो भी उनके लॉजिस्टिक्स हैं, सारे वेपन वहां पर इस्तेमाल डिप्लॉय हो रहे हैं। उसके बावजूद उनको सीज फायर करना पड़ा है। वजह यह कि इजराइल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अब जरा आज की रिपोर्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि 32,975 क्लेम्स आए हैं। 32,975 क्लेम्स आए किस चीज के? सबमिटेड फॉर हाउसिंग यूनिट्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। हाउसिंग यूनिट के 32,000 प्लस क्लेम्स आए हैं, यानी इतने ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स है वो तबाह हुए हैं। तो इजराइल का तो 2 हफ्ते में ये सारे के सारे शहर ये मुकम्मल खंडर बन जाने थे। असल मसला ये आ रहा था, देखिए अगर इजराइल का एयर डिफेंस काम कर रहा होता, कभी भी जंग ना रुकती, कभी भी ये जंग नहीं रुकती जब तक कि वो अपने मकासद अचीव ना कर लेते। असल ये चीज हुई है कि उनका एयर डिफेंस फारग हो गया और इजराइल छोटा सा है ऑक्युपाइड एरिया, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अब ये कितने बड़े 32,000 हाउसिंग यूनिट्स और इसके अलावा एडिशनल 4,456 क्लेम्स आए हैं टू द हाउस होल्ड अप्लायंसेज एंड 4,119 क्लेम आए हैं रिलेटेड टू व्हीकल डैमेज। 4,000 डैमेज क्लेम गाड़ियों के तबाह होने के आए हैं। यह इजराइल की सूरत हाल है। एंड 1,000 अदर्स रिमेन इन टेम्परेरी अकोमोडेशन सच एज होटल्स विद नो इंडिकेशन ऑफ व्हेन दे माइट बी एबल टू रिटर्न होम। और हजारों जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, हजारों तो वो इवैक्यूएट हो गए, चले गए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं किधर किधर, और हजारों जो उधर ही डिस्प्लेस हुए हैं वो होटल्स में रह रहे हैं, और होटल्स जो टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होते थे वो खाली पड़े हैं, वो वहां पर रह रहे हैं, बाकी जगहों पर रह रहे हैं, और कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो कब वापस आ सकेंगे। ठीक है, ये जनाब इन्होंने आज रिपोर्ट जारी की है, बड़ी गैर मामूली रिपोर्ट है। तो जब इनका सामना ईरान जैसी किसी ताकत के साथ होता है तो फिर ऐसे इनकी दौड़ें लगती हैं, ऐसे इनकी चीखें निकलती हैं। लेकिन गजा के मासूम और महकूम और मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर इनकी बमबारी जारी है और बड़ा तकलीफ दे अमल है जिसको बयान नहीं किया जा सकता लफ्जों में। अब इतना टाइम हो गया है और फलस्तीनियों के ऊपर बम गिर रहे हैं, और इजरायली आगे चलकर ये समझेंगे और अपनी तारीख में ये लिखेंगे कि उन्होंने ये अपने लिए सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी मिस्टेक की। देखिए सादा सा उसूल है जो इनके बड़े थिंक टैंक्स भी खुद इस बात को समझ रहे हैं, जो सेंसिबल है कि माइनॉरिटी लंबे अरसे तक मेजॉरिटी पर रूल नहीं कर सकती, और इस रीजन में आपने रहना है और आप इस रीजन के लोगों के साथ ये कर रहे हैं। आप आज की कुछ लीडरशिप को तो अपनी जेब में ताबे कर सकते हैं, अपनी जेब में कर सकते हैं ना, ये लीडरशिप हमेशा रहनी है, ठीक है ना, ये पावर स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा रहना है। लोग तो जानते हैं ना कि यहां पर क्या हुआ है, लोगों का तो सेंटिमेंट है ना, तो वो कभी आपको कबूल नहीं करेंगे। ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है और इनको अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए था। 3,000 साल की अगर इनकी हिस्ट्री है तो वो भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से, और फॉर द सेंचुरीज क्या होता रहा इनको उससे सीखना चाहिए था। इनको ये नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया है। आज भी ये बम बरसा रहे हैं वहां पर, तो ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, इनको बिल्कुल ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इनको जना जेल में डाला जाए और इनको इनके किए की सजा जब दी जाए। अब आप देखिए कि डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस के जो टेंट्स हैं उनके ऊपर बमबारी की गई है, कई फैमिली सफा हस्ती से मिट गई हैं। मुझे बताइए अब यहां पर इनके साथ कैसे मामला होगा, और जो अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो कैसे चलेगा, यह समझ से बाला तर है। ये रियासतें समझती हैं कि ये बस ऊपर ऊपर से अब्राहम अकॉर्ड कर लेंगी, ठीक है, तो वो चल जाएगा, तो नहीं चला है ना। 2017 वाला फेल हो गया है। आप दिल में कहते रहेंगे नहीं हम इजराइल के साथ है, भाई फेल हो गया ना, जंग छिड़ गई, आप कहते थे अमन तो नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये चलने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये बहरहाल बड़ी तकलीफ दे बात है। आज फिर उन्होंने वहां पर बॉम्बिंग की है, और नॉर्वे से बड़ा इकदाम सामने आया। नॉर्वे का जो पेंशन फंड है, ये सबसे बड़ा फंड है, ठीक है ना, यहां पर यानी जो एसेट्स हैं जहां से पेंशन जाती है उसको वो आगे फिर इन्वेस्ट करते हैं, कारोबार करते हैं आगे पीछे। तो ये नॉर्वे का सबसे बड़ा फंड है। इसने इजराइल के साथ तमाम ताल्लुकात को जो वो खत्म करने का ऐलान किया है। ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है, लिस्टिंग कंपनी सप्लाइंग द इजरायली आर्मी ऑन द ब्लैक लिस्ट।
वो तमाम कंपनीज जो इजरायली आर्मी के साथ भी इंगेज कर रही हैं उनको भी ब्लैक लिस्ट के ऊपर डाल दिया, उनके साथ भी कोई कारोबार नहीं होगा। ये नॉर्वे का, ये पिछले काफी महीनों से वहां पर ये दबाव था, आज एकदम सामने आया और आयरलैंड ने इजराइल से तमाम इंपोर्ट्स बंद करने का ऐलान कर दिया। यह भी एक बड़ा इकदाम है। और फिर देखिए, अर्जेंटाइन फैंस प्रोटेस्ट फुटबॉल गेम अगेंस्ट इजरायली एफिलिएटेड टीम, ये प्रोटेस्ट साथ साथ हो रहे हैं। और ऑस्ट्रिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रिया के, उन्होंने कहा है कि गाजा की जो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, सो कॉल्ड, जो ये सारा वहां पर अटैक कर रही है, इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एड इन दिस सेक्टर। उन्होंने भी इसकी हकीकत जो है वाजे की है। अच्छा, इसी दरमियान अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, जो न्यूयॉर्क मेयर है उसके साथ फटा पड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क मेयर ने कहा है कि मैं सबसे बड़ा नाइट मेयर हूं ट्रंप के लिए, और नेतन्याहू को उसने कहा गिरफ्तार करो। ये जो न्यूयॉर्क के अंदर, हमने तफसीली बात की, न्यूयॉर्क के अंदर जो तब्दीली आ रही है ये बड़ी हिस्टोरिक तब्दीली है और इसके बहुत बड़े असरात हैं। सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन वहां न्यूयॉर्क के अंदर रहती है और न्यूयॉर्क तो इनका गढ़ है, ये न्यूयॉर्क इनकी मुट्ठी के अंदर है। उसका मेयर तो बाकायदा इजराइल का विजिट करता है, उसके अंदर ये तब्दीली आना कि जो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो जीत रहा है। और आप देख रहे हैं ट्रंप की क्या पॉपुलैरिटी है, वो ट्रंप भी मुखालफत कर रहा है लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क के जो मेयर है वो उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है अमेरिका के अंदर जो आ रही है। अब ट्रंप कह रहा है कि थ्रेटन्स टू कट न्यूयॉर्क फेडरल फंड्स इफ ममदानी विंस मेयरल रेस। $100 बिलियन ये फंड में जाते हैं, वो कहता है मैं कट करूंगा। और लेकिन ममदानी जो है वो अपनी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो ओवर टैक्स होम टाउन्स हैं उसके ऊपर भी वो बर्डन कम करेंगे और जो बिलियनर्स हैं और जो मिलियनर्स हैं, जो वेल्दी हैं वहां पर, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स से जो मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसको जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा। अब जाहिर बात है कि ट्रंप दोनों हवालों से, क्योंकि बिलियनर्स भी तो उसके सारे मतलब उसके फंड रेजर हैं। और दूसरा, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इन्होंने कहा है जो वाइट नेबरहुड है, यानी हम देखें ट्रंप का मामला यानी वो क्रिश्चियन यानी मजहब का मामला भी है और वाइट, ठीक है ना, उनकी भी बात कर रहा है, तो वो रेशियल चीजें भी दरमियान में है। इन्होंने कहा जो वाइट हैं, जो बिलियनर्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा और इसकी उन्होंने कहा है कि ये रेशियल नहीं है, ये नस्ल की बुनियाद पर नहीं है, बट इंस्टेड एड्रेस द डिस्पैरिटीज इन प्रॉपर्टी टैक्सेशन। बल्कि उन्होंने कहा कि ये चूंकि इनके ऊपर टैक्स कम लगता है, ये डिस्पैरिटी है, ये तवाजुन नहीं है, इनके ऊपर टैक्स कम लगता है, इसलिए हम इन पर लगाएंगे, नस्ल वाला को मामला नहीं है। तो ट्रंप तो इलेक्शन ही इस बात के ऊपर लड़कर आया, गोरे और साथ रीजन का टच भी और ये सारा, वो कहता है इनको तो निकालो, यानी ये जो बाहर से आए हैं इनको तो निकालो। तो ये एक बड़ा नया फड्डा वहां पर पड़ने जा रहा है। इसके ऊपर उसने कहा कि मैं इसकी फंडिंग बंद करूंगा और फिर उसका जवाब मेयर ने दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, देयर हैज टू बी बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन इन दिस कंट्री। उन्होंने, मार्टिन लूथर किंग जो बहुत बड़ा एक तारीख का किरदार है, तो उन्होंने कहा कि सबके लिए दौलत की तकसीम बराबर होनी चाहिए। तो मैं इस फार्मूले, इस बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं कि इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, तो वो एक काफी बड़ा फड्डा जब अंदर पड़ गया। तो ये देखें फ्रांस में, बरतानिया में, खुद अमेरिका के अंदर, तो इनका मतलब इजराइल के जंगों में इनका फंड करना, अपना सॉफ्टवेयर तबाह करना, तो बहरहाल ये चीजें उनको सूट नहीं करनी है, लेकिन बहरहाल चल रहा है उनका मामला। अच्छा, अब नेटो के हवाले से देखिए, 1200 soldiers from 4 NATO states train river crossing in Germany. This is highly unusual. ये बिल्कुल वो आलमी जंग वाला पैटर्न है, ये रशिया के साथ जंग वाला पैटर्न है और इसमें बरतानिया है, जर्मनी है, नेदरलैंड और इटली है, इनकी फोर्सेस इसके अंदर शरीक हो रही हैं और 500 पीसेस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर और उन्होंने ग्रैंड क्रॉसिंग एक्सरसाइजेज जो वो शुरू कर दी हैं और इन्वॉल्व द मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम जर्मनी, यूके, नेदरलैंड, इटली। और इसका जो फोकस होगा ट्रेनिंग का, टू कंडक्ट कोऑर्डिनेटेड रिवर क्रॉसिंग ऑपरेशंस। अब ये रिवर क्रॉसिंग ऑपरेशन, यानी आप जरा सोचे ना ये क्यों हो रहा है भाई, ब्रिजेस बने हुए हैं, आप ये कौन से एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो ये वही आर्मी जंग वाली एक्सरसाइजेज हैं। रशिया के साथ जब ब्रिजेस तबाह हो जाएंगे तो आपने कैसे रिवर्स को क्रॉस करना है। ग्रैंड क्रॉसिंग एक्सरसाइज, सोल्जर्स आर प्रैक्टिसिंग द यूज ऑफ हैवी व्हीकल्स टू
ट्रेवल लार्ज रिवर्स स्पेसिफिकली द रीने, ये जर्मनी का सबसे बड़ा रिवर है, इसको कैसे क्रॉस करना है। देखें, ये जो पिछली भी आलमी जंग हुई, अगर उसमें आप पढ़ें तो ये दरियाओं का बहुत किरदार रहा है, क्योंकि ये सप्लाई भी इसके जरिए आती जाती है, ठीक है, और अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो फिर वो सप्लाई भी कट हो जाएगी। तो इनकी क्रॉसिंग देखें ना, अब वो दनाइपर रिवर तक पहुंचा हुआ है उधर रशिया यूक्रेन में, तो ये यानी दरियाओं का बड़ा किरदार होता है। तो उसको अब ये सबसे बड़ा जर्मनी का जो रिवर है, इसको कैसे क्रॉस करना है, ये वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। 14 दिन की ये एक्सरसाइज है। द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ड्रिल्स इन मेंटेनिंग ऑपरेशनल रेडीनेस फॉर कंप्लेक्स एंड लॉजिस्टिकल ऑपरेशन। ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो कहते हैं हम मेंटेन कर रहे हैं। भाई किस लिए कर रहे हैं? द स्ट्रक्चर विल बी डिप्लॉयड अक्रॉस मेजर वाटरवेज इंक्लूडिंग द रीने एंड वेजर। जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट रिवर ये है, उसके ऊपर भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। द ड्रिल aims to enhance the alliance capability to rapidly deploy and maneuver forces across difficult terrain। ये जनाब काफी मतलब इसके ऊपर नजर है, रशिया की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, मतलब रशिया की इसके ऊपर नजर है कि यहां पर क्या हो रहा है। ऊपर वो बाल्टिक सी पर कर रहे हैं, नीचे रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर, और अब ये जर्मनी के अंदर होना ये बड़ा ही अनयूजुअल है। तो जर्मनी जो यूक्रेन की जंग है उसका कोई मुस्तकबिल हमें नजर नहीं आ रहा है, और यहां पर ईरान के खिलाफ ये एक नया जवाब बना रहे हैं। तो वो आलमी जंगें और मामलात और लड़ाइयाँ और इंस्टेबिलिटी क्योस वो वहीं का वहीं है, हम उसी बड़ी जंगों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये दरमियान में कहीं पॉज आ गया, ठीक है ना, वो चल रहा है, क्योंकि ट्रंप को दरमियान में बयानियां भी बनाना होता है ना, मैं अमन लाने वाला हूं। तो लेकिन ये सब एक आप कह लें कि आर्जी सा वक्फा है, लेकिन असल जो पीछे ताकते हैं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर की जो लड़ाई है वो उसी तरह से जारी है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।